नमस्कार दोस्तों, 9 जून 2025 की सुबह 7:09 के आसपास का एक्स पर ट्वीट किया गया था। जानकारी साझा की गई थी। मुख्यमंत्री थे मेघालय के, नाम उनका था कॉनराड के संगमा। वो लिखते हैं कि राजा हत्याकांड में 7 दिनों के भीतर मेघालय पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मध्य प्रदेश के रहने वाले 3 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला ने आत्मसमर्पण कर दिया है। एक अन्य को पकड़ने के लिए अभियान जारी है। बहुत बढ़िया मेघालय पुलिस। बस ये ट्वीट करना था कि उसके बाद सोशल मीडिया पर एक तरह से कह सकते हैं भूचाल आ गया, तूफान आ गया। हर कोई बस इसी ट्वीट के बारे में बातचीत करना शुरू कर देता है, क्योंकि एक लड़की जिसकी तलाश करने के लिए पुलिस तमाम कोशिशें कर रही थी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, मेघालय पुलिस, लोकल के लोग, पर्वतारोही, इंदौर की पुलिस और तमाम लोग कोशिश कर रहे थे। आखिरकार जिस लड़की की तलाश कर रहे थे वो जिंदा थी, और जब जिंदा जिस हाल में मिलती है वही हाल अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े कर रहा था। अब लोग सोशल मीडिया पर ये लिखने लगे हैं कि सोनम ही बेवफा है। आज की इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई में सोनम बेवफा है कि नहीं है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम जी। मैं दिलीप यादव। आज की जो ये सच्ची घटना है, जो ये सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश का जिला गाजीपुर का एक थाना है जो लगता है नंदगंज। नंदगंज थाना क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ। इसी थाना क्षेत्र में एक ढाबा लगता है जिसका नाम है काशी चाय का जायका। काशी चाय के जायके पर 8 और 9 जून रात, लगभग रात का समय 1 बजे का होगा, एक लड़की, उसके बाल बिखरे हुए थे, जिसने टी शर्ट पहनी हुई थी, जिसने नीचे जीन्स पहनी हुई थी, बड़ी बदहवास हालत में थी, परेशान सी थी, समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार करे तो क्या करे। ढाबे के सामने एक टिन शेड है, टिन शेड के बराबर में जाकर खड़ी हो जाती है। तभी उसकी नज़र एक छोटू पर पड़ती है जो कि वहाँ पर एक चाय की दुकान पर काम करने वाला होता है। और जो चाय वाला जो लड़का होता है वो उस लड़की के पास जाता है और जाकर कहता है कि बहन जी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, आपको कुछ हेल्प चाहिए, क्या बात है। वो लड़की कुछ नहीं बोलती है, वो घबराई हुई थी, सकुचाई हुई थी। उस छोटू ने जाकर, जो उस ढाबे का मालिक होता है जिसका नाम साहिल यादव होता है, उसके पास जाता है और जाकर कहता है कि भैया, एक लड़की है जो अकेली है, जिसने इस तरह के कपड़े पहने हुए हैं, बाल उसके बिखरे हुए हैं, बड़ी बदहवास लग रही है, कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी जरूर है उसके साथ, आपको चलकर देखना चाहिए, आपको जाकर बातचीत करनी चाहिए उससे। छोटू ने जाके जैसे ही उस ढाबे के मालिक से कहा, ये बात कही, तो ढाबे वाला मालिक यानी कि साहिल यादव उस लड़की के पास पहुंचता है। उस लड़की से जाकर पूछता है कि आपको क्या मदद चाहिए, क्या आपको खाना खाना है या आपको कुछ और मदद चाहिए, तो आप हमें बता सकती हो। उस लड़की ने एक डिमांड की कि मुझे एक फ़ोन चाहिए, मुझे बात करनी है, अपने घर वालों से बात करनी है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। जैसे ही साहिल ने इस बात को सुना तो पहले थोड़ा सा घबराया, परेशान हुआ, उसने सोचा, फिर उसे अपने घर के परिवार की बहन बेटियों की याद आई। ये दिक्कत परेशानी तो किसी के साथ भी हो सकती है, इसलिए अपने अंदर उसने थोड़ी हिम्मत जुटाई, और हिम्मत जुटाने के बाद वो अपना मोबाइल निकालता है और उस लड़की के हाथ में थमा देता है। वो लड़की क्या बात कर रही थी, क्या बात नहीं कर रही थी, उस ढाबे के मालिक ने ये जानने की बिल्कुल कोशिश नहीं की, ना ही छोटू ने जानने की कोशिश की, और वो जाकर दूर खड़े हो जाते हैं। लड़की जब फ़ोन पर बातचीत कर रही थी तो लगातार रोए जा रही थी, रोते रोते कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। सामने फ़ोन पर कौन है उसको पता नहीं, लेकिन ये कहा जाता है कि वो लड़की अपने परिवार के लोगों से बातचीत कर रही थी। और जब बात खत्म हो जाती है, पूरी हो जाती है, तब भी उसका रोना बंद नहीं होता है। एक तरफ छोटू, एक तरफ उस ढाबे का मालिक, इसी बीच में एक और महिला होती है जो यहाँ पर अपने परिवार, अपनी फैमिली के साथ आई हुई थी। उस महिला की नज़र इस रोती हुई लड़की पर जब पड़ जाती है, तभी वो लड़की से बातचीत करने की कोशिश कर रही थी, उसको ढाढ़स बंधाती है, शांत कराती है कि बेटा शांत हो जाओ, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, आप हमसे बताओ, हम आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन सोनम, जो लड़की जिसका नाम सोनम रघुवंशी होता है, वो सिर्फ रोए चली जा रही थी। आखिरकार उस महिला ने जाते जाते उस ढाबा मालिक से कहा कि आपको एक काम करना चाहिए, आपको पुलिस को कॉल करनी चाहिए, पुलिस को बताना चाहिए, हो सकता है कि ये मामला, ये पुलिस केस हो।
कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे लिए कोई दिक्कत परेशानी खड़ी हो जाए। ढाबे का जो मालिक होता है उसको ये बात समझ में आ जाती है। साहिल यादव ने तुरंत 112 नंबर पर कॉल करता है और कॉल करने के बाद कहता है कि साहब, यहाँ पर एक लड़की है जिसने काली टी शर्ट पहनी हुई है, काली जींस पहनी हुई है, बाल बिखरे हुए हैं, थोड़ी परेशान हालत में है। उसने अपने परिवार वालों से बातचीत की है, रो रही है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, आसपास में उसका कोई अपना दिखाई नहीं दे रहा है, आप आ जाइए। 112 नंबर ने जैसे ही सूचना प्राप्त की, उसके बाद मौके पर तुरंत पुलिस पहुंच जाती है। जो स्थानीय एसएचओ होते हैं वो भी मौके पर पहुंच जाते हैं। अब रात के लगभग 3 बजे के आसपास का ये वक्त हो गया था। ये 9 जून 2025 की सुबह का वक्त था। पुलिस उस लड़की को अपने साथ लेकर चली जाती है। दरअसल जब पुलिस यहाँ से उस लड़की को लेकर जाती है तो पुलिस महिला चौकी में जाकर उस लड़की को सुपुर्द कर देती है। और ये पुलिस महिला चौकी जो है ये जिला अस्पताल परिसर में महर्षि विश्वामित्र ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज परिसर में एक सखी वन स्टॉप सेंटर होता है, उस वन स्टॉप सेंटर में रख दिया जाता है। लड़की से पूछा जा रहा था कि तुम्हारा नाम क्या है। लड़की ने कहा कि मेरा नाम सोनम रघुवंशी है। सोनम रघुवंशी ये कुछ पिछले लगभग 17-18 दिनों से सुना सुना सा नाम लग रहा था। फिर पूछा जाता है कि तुम कहाँ रहती हो, तो बताती है कि मैं मध्य प्रदेश के इंदौर में रहती हूँ। बस इतना था कि ये सुनने के बाद पुलिस के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। पुलिस सोचने पर मजबूर हो जाती है कि बात है मेघालय के शिलांग की, वहाँ पर पहाड़ियों में इसके पति की अभी लाश मिली थी। ये लड़की यहाँ क्या कर रही है, यहाँ से इतनी दूर पुलिस समझ नहीं पा रही थी, आखिरकार करे तो क्या करे। तुरंत ही उच्च अधिकारियों को लखनऊ सूचना दी जाती है। लखनऊ के जो लॉ एंड ऑर्डर होते हैं अमिताभ यश, उन तक बात पहुंचती है। उनको पूरी कहानी बता दी जाती है, कैसे कैसे लड़की मिली है, कहां से प्राप्त हुई है, क्या इसने बताया है, क्या नहीं बताया है। अमिताभ यश को पूरी जानकारी दी जाती है। आखिरकार उन्होंने मेघालय पुलिस से संपर्क किया, साथ ही इंदौर के पुलिस से भी उन्होंने संपर्क किया और उनको बताया कि जिस लड़की की आप पिछले 17 दिनों से तलाश कर रहे थे, दरअसल वो लड़की हमारे पास या हमारे यहाँ पर है और आप यहाँ पर आकर बातचीत कर सकते हैं, मिल सकते हैं। बस मेघालय पुलिस को और साथ ही जो इंदौर की पुलिस को सूचना दी जाती है। इसके बाद उस लड़की से ये भी जानकारी जुटाई जाती है कि तुमने किससे बातचीत की है। तो यहाँ पर ये बात आती है कि लड़की ने अपने भाई गोविंद से बातचीत की थी। गोविंद जो उसको इंदौर से जाकर सीधा मेघालय के शिलांग में उन पहाड़ियों में अपनी बहन की तलाश लगातार कर रहा था। हालांकि पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल कर रही थी, लेकिन एक गाइड ऐसे सामने आता है जो कि मावला ख्यात एक जगह लगती है। यहाँ का एक लड़का होता है गाइड, जो कि अल्बर्ट पेट जिसका नाम होता है, वो बताता है कि 23 मार्च 2025 की सुबह 10 बजे के आसपास वो देखता क्या है कि एक कपल है, जिस कपल के बारे में उसने अब जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलता है। जो लड़की है उसका नाम होता है सोनम रघुवंशी और जो लड़का होता है यानी कि उसका जो पति है उसका नाम होता है राजा रघुवंशी। ये दोनों साथ में थे और इनके साथ 3 जने और थे। वो 3 कौन थे, क्या बात कर रहे थे, कोई उसको जानकारी नहीं थी, क्योंकि वो हिंदी में बातचीत कर रहे थे और उसको हिंदी नहीं आती थी। इस गाइड को या तो वो अंग्रेजी जानता था या फिर अपनी लोकल लैंग्वेज की भाषा को, जिसको खासी बोलते हैं, उसको जानता था। उसने कहा कि मैं आपको सेवाएं दे सकता हूं, मैं आपकी मदद कर सकता हूं, आपको कहां कहां घूमना है, आप मेरे साथ चल सकते हैं। अल्बर्ट पेट ने जितनी भी बातें की उन लोगों ने साफ इनकार कर दिया कि हम आपको अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहते हैं। इसके बाद उन्होंने एक दूसरा जो था गाइड था बंसाई, उस दूसरे गाइड की मदद मांगते हैं। उससे कहते हैं कि हमें घूमना है। पहला जो गाइड था उसको रिजेक्ट कर देते हैं, दूसरे वाले गाइड को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। लेकिन जब ये स्थिति हो जाती है तो अचानक से गायब हो जाते हैं। अब इस मामले में जब पुलिस को भी ये बातें सब याद आती हैं तो सोशल मीडिया पर ये सब चीज़ें लगातार चल रही थी। तभी मेघालय के डीजीपी, जिनका नाम है ईदाशीशा नानग्रोव, इनकी तरफ से एक मैसेज दिया जाता है। बताया जाता है कि मध्य प्रदेश के 3 लोगों को पकड़ा है और साथ ही महिला को भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस का ये दावा है कि राजा रघुवंशी की जो हत्या हुई है, कत्ल हुआ है, उस कत्ल में इस लड़की का पूरा रोल है। इसने लोगों को हायर किया और हायर करने के बाद
उसने अपने पति की हत्या कराई। हत्या क्यों कराई, क्यों नहीं कराई, इसके बारे में अभी चर्चाओं का दौर चल रहा है। जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस मामले की तलाश जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी जो होते हैं, ये दोनों एक दूसरे को जानते थे, पहचानते थे। परिवार वालों की सहमति के बाद 11 मई 2025 को आखिरकार इन दोनों की शादी हो जाती है। लड़की ये फैसला लेती है कि हम हनीमून मनाने के लिए कहीं दूर चलते हैं। इसके लिए पहले कश्मीर का प्लान था, लेकिन कश्मीर में जो आतंकवादी घटना हो जाती है, वहाँ से ये प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं और इसके बाद ये तय करते हैं कि क्यों ना माँ कामाख्या देवी के दर्शन कर लिया जाए। और इसके बाद वहाँ से गुवाहाटी जाना होगा और गुवाहाटी से सीधा शिलांग की तरफ चलेंगे। शिलांग की जो घाटियाँ हैं, वहाँ की जो वादियाँ हैं, वहाँ देखेंगे और वहाँ का एंजॉय लेंगे, आनंद लेंगे, हनीमून का पूरा लुत्फ उठाया जाएगा। कुछ ऐसी प्लानिंग थी। 20 मई 2025 से 29 मई 2025 तक का ये टूर था और ये आराम से घूम रहे थे, पल पल की जानकारी दे रहे थे। 23 मई 2025 की सुबह लगभग दोपहर लगभग 1:45 पर सास को फ़ोन पहुंचता है। सास यानी कि सोनम रघुवंशी की सास उमा देवी का फ़ोन पहुंचता है। वो बताती हैं, बेटा कहाँ हो, कैसे हो, तुम्हारा व्रत है कि या नहीं है। ये सब जानकारी जुटाई जा रही थी और ये फ़ोन करके कहती है, मैं आपसे अभी बाद में बात करूंगी क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क का इशू है, थोड़ी दिक्कत है, आपसे मैं बाद में बात होगी। सास को ये कहकर वो फ़ोन बंद कर देती है। इसके बाद में उनका ऐसा संपर्क टूटता है कि इससे बातचीत हो नहीं पाती है। घर वाले परेशान हो जाते हैं। 24 मई तक भी इंतज़ार किया जाता है। आखिरकार 25 मई को इमरजेंसी लैंडिंग ये करते हैं। दूल्हा यानी कि राजा रघुवंशी का भाई और जो लड़की होती है उसका भाई, ये इमरजेंसी वहाँ लैंडिंग करते हैं, वहाँ पर जाते हैं और जाने के बाद अपनी बहन को तलाश कर रहे होते हैं। जब लोकल की पुलिस की मदद नहीं मिलती है तब यूट्यूबर्स की मदद ली जाती है और मदद लेने के बाद लगातार कोशिश करते करते आखिरकार 11 दिन बीत जाते हैं। मेघालय का एक ज़िला है पूर्वी खासी हिल्स, वहाँ का एक थाना है सोहरा थाना क्षेत्र का इलाका लगता है बोइस डोंग और यहाँ लगभग 1000 फीट की जो गहराई थी उस जगह की, वहाँ पर एक लाश मिलती है और उस लाश जो मिलती है उसके सीधे वाले हाथ पर राजा लिखा हुआ था। उससे पहचान कर ली जाती है कि जिस राजा रघुवंशी की तलाश की जा रही है दरअसल वो मर चुका है, उसे मार दिया गया है। उसी के पास में एक दराती मिलती है जिससे नारियल वगैरह काटे जाते हैं, उसी से शायद उसकी हत्या की गई थी और मारकर उसको खाई में डाल दिया गया था। और इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा रहा था कि जहाँ पर लाश थी वहाँ पर उसे जाने में शायद वक्त लगेगा, क्योंकि एक दीवार थी 5 फीट से ज़्यादा ऊंची थी, उस दीवार को फांद पाना इतना आसान नहीं था। लेकिन वहाँ लाश कैसे पहुँच गई, आखिरकार ये भी एक सवाल था। जिसकी हड्डियाँ टूटी निकली, उसके शरीर पर चोट के निशान निकले। अब सोनम की तलाश थी। सोनम को तलाश करने के लिए वहाँ की SDRF, NDRF, लोकल पुलिस और पर्वतारोही तमाम टीमें काम कर रही थीं। STF का गठन कर दिया जाता है। परिवार के लोग मेघालय के मुख्यमंत्री से CBI जांच की मांग कर रहे थे कि CBI जांच होनी चाहिए या फिर देश के गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो को पत्र लिखा जाता है। पूरे देश भर में इस घटना को लेकर हड़कंप मचा हुआ था। लेकिन यह हड़कंप उस वक्त लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है जब ये लड़की गाजीपुर के एक ढाबे पर बदहवास हालत में मिलती है। फिलहाल पुलिस ने इसको अपनी हिरासत में ले लिया है, उससे पूछताछ चल रही है। बस लोगों का जिस तरीके से ये कहना है कि सोनम ही बेवफा है, क्या वही बेवफा है? लेकिन घर वाले, परिवार वाले अभी मानने को तैयार नहीं हैं। यदि परिवार वालों की बात झूठी निकली तो हो सकता है कि परिवार वालों का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट सामने आ जाए। ये तो खैर पुलिस की जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से, जिस हालत में सोनम का मिलना है, वो वाकई अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। दोस्तों, आप सब लोग अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।